आज हम लोग विसर्ग संधि के नियम और 6 और 7 को समझेंगे। इससे पहले 5 नियम हो चुके हैं, आप पिछली वीडियो देखिएगा तो मिलेगा। और इसके बाद अभी विसर्ग संधि पर एक वीडियो और आएगी, तब जा करके ये संतुष्टि लायक होगा, क्लियर होगा। आइए नियम 6 को देखते हैं। कह रहा है कि विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में ये दोनों तरफ ओ अगर आता है तो क्या होता है? दोनों तरफ ओ, तो कह रहा है कि विसर्ग और पहला ओ मिल करके ओ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग और उसके पहले वाला ओ मिल करके ओ हो जाता है, और विसर्ग के बाद वाला ओ अर्ध ओ का रूप धारण कर लेता है। आइए देखिए, लिखे हमने, यदि विसर्ग के आगे पीछे ओ आए तो विसर्ग एवं प्रथम ओ को मिलाकर ओ हो जाता है। किसको? विसर्ग और प्रथम ओ को मिलाकर के ओ हो जाता है, तथा बाद वाला ओ अर्ध ओ, जिसको इस तरीके से लिखते हैं, है ना, का रूप धारण कर लेता है। आइए जब हम लोग इसके उदाहरणों को देखेंगे तो बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं उदाहरण। हमने पहला उदाहरण लिया है प्रथमोध्याय। आइए, जैसे हर बार हम लोग लिखते हैं वर्तनी, वैसे इसकी वर्तनी को लिख लें ताकि विकार कहाँ है ये समझने में आसानी हो जाए। आइए, प कोई स्वर नहीं, र, अ, थ, अ, म में ओ स्वर है, और फिर उसके बाद अर्ध अ, ध में कोई स्वर नहीं, य में आ स्वर, और फिर पुनः य, और य में अ स्वर। अब नियम कहता है कि विसर्ग के पहले भी अ और विसर्ग के बाद भी अ, तो पहला अ और विसर्ग मिलकर के ओ हो जाता है, और बाद वाला अ, विसर्ग के बाद वाला अ अर्ध अ में बदल जाता है या उसका रूप धारण कर लेता है। तो आइए यहां पर देखते हैं हम लोग, ये ठीक अर्ध अ है और उसके पहले ओ है, अर्ध अ है और उसके पहले ओ है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओ जो है, पहला वाला ओ है और विसर्ग है, ये दोनों मिलकर के ही ये ओ बना है, ठीक है। और ये बाद वाला ओ है जो अर्ध ओ में का रूप धारण कर लिया है, ठीक है ना। तो आइए यहां देखिए, हमने दिखाया है ओ धन विसर्ग धन ओ, ये ओ और अर्ध ओ, ये तीनों मिलकर के ये दोनों है, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में, विसर्ग से पहले वाले पार्ट में म में ओ को जोड़े और उस पर विसर्ग लगाते हैं। ये हमने तीर के माध्यम से, एरो के माध्यम से आपको दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, उसका प्रयास हमने किया है। और ये ध से पहले ओ को ले जाकर के जोड़ देते हैं। अब इसको हम लोग लिखते हैं तब और अधिक स्पष्ट होगा। आइए, प, र और अ, प्र, थ और अ, थ, म और ये अ, ठीक है ना, म और अ, ये म पूरा हुआ, अब उच्चारण स्वर पा गया, उच्चारण इसका पूरा हो जाएगा। और उसके बाद विसर्ग, उस पर विसर्ग लगा दिए, नन अ को ध से पहले लगा दिए, तो अ ध बिना स्वर के, और य में आ स्वर, उसके बाद पुनः य और उसके साथ भी अ स्वर। ये हो गया प्रथम धन अध्याय। अब इस नियम के अनुसार आप ध्यान दीजिए, ये विसर्ग है, ये विसर्ग रहा और ये म में ओ है, ठीक है ना।
क्योंकि हलंत नहीं लगा हुआ है, म में अ है और ये अ है। तो क्या हुआ, विसर्ग और ये म के में जो अ है ये ही मिल करके ये ओ हो गया। ठीक है, ओ हो गया और ये अ जो है अर्ध अ में बदल गया। क्लियर, बात समझ में आई? तो ये हो गया प्रथमाधन अध्याय, प्रथमोध्याय। ये वर्तनी लिखने से तुरंत मालूम हो जाता है कि यहां पर विकार है। ठीक है, ये वैसे ही यशोभिलाषा, हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है यशोभिलाषा। इसकी वर्तनी को हमने लिखा य अस्वर, स ओस्वर, अर्ध अ, भ ईश्वर और उसके बाद ल आस्वर और मूर्धन्य स आस्वर। आइए यहां देखिए, ये आपका विकार है यहां पर, ये ओ और उसके बाद अर्ध अ। इसका मतलब ये ओ बना कहां से, तो विसर्ग और पहला वाला अ मिलकर के ये ओ का निर्माण हुआ है, ये ओ बदला है। तो ये रहा अ और विसर्ग। और ये अर्ध अ क्या है, ये दूसरा बदला है कब, जब पहले भी अ आता है विसर्ग के और बाद में भी अ आता है, तो बाद वाला अ क्या होता है, अर्ध अ में परिवर्तित होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये अर्ध अ की जगह पर ये पूरा अ है। तो अब इसको हम लोग तालव्य स से जोड़ दे अ को, ठीक है, उसके ऊपर विसर्ग लगा दे और अ को भ से पहले। ठीक है, तो ये आइए लिखते हैं य स पूरा हो गया और उसके बाद क्या है, विसर्ग लग गया और अ जो है भ से पहले लग गया। तो अ भ ह्रस्वई अभि, ल आ और मूर्धन्य स और आ, अभिलाषा, यश धन अभिलाषा। अब यहां पर देखिए ये जो स में अ है, स में अ है और ये अ है, ये विसर्ग है बीच में। तो क्या हुआ, इसका अ और ये विसर्ग मिल करके ये ओ में बदला है। ठीक है, और ये अ अर्ध अ में बदला है, यशो अभिलाषा। ठीक है, यशो अधन अभिलाषा, यशो अभिलाषा। आइए तीसरा हमने एग्जाम्पल लिया है मनोभिलाषी। इसके भी वर्तनी को हम लोग लिख लिए म हर अ स्वर, न ओ स्वर, अर्ध अ कोई स्वर नहीं है, अर्ध अ है, उसके साथ तो स्वर रह गए नहीं। भ के साथ ह्रस्व ई भी, ल के साथ दीर्घ ये ल और आ और इसके बाद मूर्धन्य स और दीर्घ ई। ठीक है ना, अब विकार जो है यहां है, विकार यहां है। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्योंकि ये ओ है और उसके बाद ये अर्ध अ है। ठीक है ना, तो ये रहा, हमने इसको दिखाया। तो इसका मतलब क्या है कि विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद अ। तो विसर्ग से पहले अ ये है और विसर्ग के बाद अ ये है, यही अ और विसर्ग मिलके ये ओ है। ठीक है, तो अब जो है क्या करें कि ये नौ से अ को लगा दें और विसर्ग को लगा दें और भ से पहले जो है अ को लगा दें। तो क्या हो जाएगा, म अ म, नौ और अ नौ पूरा और उसके ऊपर विसर्ग। ठीक है, और ये अ जो है भ से पहले लग गया। ठीक है, तो अ भ ह्रस्व ई, ल आ और मूर्धन्य स और ई, अभिलाषी। ठीक है ना, अब यहां से देखिए क्लियर है एकदम, ये नौ में अ है, नौ में अ है और ये विसर्ग है और इधर भी अ है। तो ये नौ और का अ और विसर्ग मिलकर के ओ हो गया, ये ओ हो गया और ये अ जो है अर्ध अ में बदल गया। ठीक है, स्पष्ट। आइए चौथा एग्जाम्पल हमने लिया शिवचर्य। ठीक है ना, इसके भी हम लोग वर्तनी को लिख लें, इसके भी वर्तनी को लिख लिए तालव्य स, ह्रस्व ई, व और ओ स्वर,
अर्ध अ, र, फिर कोई स्वर नहीं, च, फिर कोई स्वर नहीं, य और अ स्वर। अब ये ओ और ये अर्ध अ यहीं पर विचार है, ठीक है ना। ये ओ का मतलब कि विसर्ग से पहले वाला अ है, जैसे पूरा आपने हम देखा इसमें, विसर्ग से पहले वाला अ है और विसर्ग है, ये दोनों मिला करके ओ बना है, ठीक है। और ये अर्ध अ जो है, ये जो है ये अर्ध अ न हो करके ये पूरा अ स्वर है, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब इस अ को व के साथ हम लोग जोड़ते और उस पर विसर्ग लगा देंगे और अ को क्या करेंगे, इस र से पहले ले जा करके लगा देंगे। तो आइए लिखते हैं, स ह्रस्व सी, और व अ जा करके मिल गया, वो को पूरा किया, फिर विसर्ग है ना, शिवा, और अ जो है र से पहले जाकर के लगा, तो ये अ और र तो जाकर के य पर लगेगा नियमतः, ठीक है ना। तो ये च बिना स्वर के और य अ और र जो है ऊपर जाकर के उसके लग गया, ठीक है ना। तो शिवाधन अर्च्य, शिवोर्च्य, ठीक है। यहां से आप फिर ध्यान दें आप, ये विसर्ग और अ, व के अंदर जो व है, व में जो लगा हुआ वो मिल करके ये ओ हुआ, ठीक है। और ये अ जो है ये अर्ध अ में बदला है, तो इसलिए जो है ये शिवा धन अर्च्य बराबर शिवोच्चर्य। आइए अब हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, नियम नंबर 7। ये अब हम लोग नियम 7 को समझते हैं। नियम 7 ये है कि अगर विसर्ग के पहले अ या आ है, ठीक, विसर्ग के पहले अ या आ है और विसर्ग के बाद कवर्ग का 2 वर्ण क ख और पवर्ग का 2 वर्ण प और फ है, तो विसर्ग के स्थान पर, मतलब कि विसर्ग से पहले कोई बदलाव नहीं और विसर्ग के बाद कोई बदलाव नहीं, बदलाव कहाँ होगा, विसर्ग के स्थान पर, और वो क्या होगा, विसर्ग का ये दंत स हो जाएगा। तथा और भी बात है, लेकिन अगर अ नहीं है, ई या उ है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, मूर्धन्य स हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। फिर एक बार ध्यान देना, इसको पढ़ ले। यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और उसके बाद क ख प और फ हो, तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तथा विसर्ग के पहले ई या उ हो, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। मतलब विसर्ग के बाद वाला जो वर्ण है वो इन्हीं चारों में से कोई एक रहेगा, क रहे, ख रहे या प फ रहे। अब विसर्ग के पहले वाला जो शब्द है उसमें बदलाव हो रहा है, आ रहे तब दंते स, और अगर ई और उ रहे तो मूर्धन्य स, ठीक है। क्लियर। आइए हम लोग उदाहरण देखें तो और बातें स्पष्ट हो जाएगी। हमने पहला एग्जाम्पल लिया है नमस्कार, नमस्कार। आइए इसके हम लोग वर्तनी को लिखते हैं। नौ, नौ के साथ अ स्वर, म के साथ अ स्वर, स में कोई स्वर नहीं, क के साथ आ स्वर और र के साथ अ स्वर। अब आइए नियम को ध्यान दें, तुरंत आपका विकार पकड़ में आ जाएगा। विसर्ग से पहले अ या आ में से कोई एक और विसर्ग के बाद क ख या प फ में से कोई एक। तो यहां देखिए ये बीच में स है, तो क्या होता है, नियमतः अ आ पहले है और अंत में बाद वाला जो शब्द है, पद शब्द है, उसका पहला वर्ण या तो क ख है या तो प फ है।
तो विसर्ग के स्थान पर ये दंत स हो जाता है। तो ये बीच में दंत स है और इधर क है और इधर अ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अ और क तो है, लेकिन ये जो बीच वाला है, ये जो स है दंत स, ये दंत स न होकर के ये है विसर्ग। ठीक है ना, यही विसर्ग यहां पर स में दिखाई दे रहा है। आइए इसको पुनः हम लोग लिखते हैं तो और बातें स्पष्ट होगी। जाइए इसको अ को और विसर्ग को, अ को म के साथ लगाइए और उस पर विसर्ग लगा दीजिए, तो ये म को पूरा करेगा, इसको उच्चारण दे देगा। और क को आ से पहले जोड़ देते हैं। ठीक है ना, आइए करके देखते हैं। न और अ, नौ, म में ये अ जाके जुड़ा तो म को एक उच्चारण दिया और फिर विसर्ग इसके साथ हम लोग लगा दिए। क को आ से पहले जोड़ दिए, तो ये हो गया का, और ये र और अ, र क्या हो गया, नमः धनकार, नमः धनकार। अब यहां देखिए एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इस म में अ है, इस म में अ है, ठीक है, और ये क है, तो नियमतः ये क्या हो जाएगा, विसर्ग ही जो है ये दंत स में, सड़क वाला स में बदल जाएगा। तो क्या हुआ, नम, और ये विसर्ग की जगह ये स हो गया, है ना, का रा, नमस्कार, नमः धन कार नमस्कार। आइए ठीक उसी तरह से हमने एग्जाम्पल लिया है पुरस्कार। एक एग्जाम्पल अ का और ये उसके बाद ये पुरस्कार, है ना, अ आ का दो एग्जाम्पल है और ई और जो है इसका जो है दो एग्जाम्पल है। तो पुरस्कार का हम लोग वर्तनी लिखते हैं, प के साथ उ स्वर, पु, र के साथ अ स्वर, स के साथ कोई स्वर नहीं, है ना, क के साथ आ स्वर और र के साथ अ स्वर, पुरस्कार। अब यहां पर देखिए एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा, ये अ है और ये क है, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, इसका मतलब है कि ये विसर्ग है। तो यहां पर आके देखिए, यहां पर ये अ धन विसर्ग और धन क, इसको पुनः ले जा करके क्या करें कि अ को जो है र के साथ जोड़ दे और उस पर विसर्ग लगा दे। यहां हमने अंडरलाइन करके दिखा दिया है आपको, और क को आ से पहले जोड़ दे, ठीक है ना। आइए लिखते हैं इसको, प उ स्वर पु, र के साथ ये अ, तो उच्चारण दे दिया पुर, और ये विसर्ग पूरा, ठीक है, नन, क ये गया, क से आ जुड़ा का, और र से अ जुड़ा र, पूरा धन कार। अब यहां से आप देखिए ध्यान से, ये एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, ये र में अ है और ये क है, ठीक है ना। तो ये क्या है, विसर्ग जो है, ये विसर्ग जो है ये शौक में चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया पुरस्कार, क्लियर। आइए अब हम लोग एक ई का एग्जाम्पल देख लेते हैं, निष्कपट। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया है निष्कपट। आइए इसके वर्तनी को लिखते हैं, नौ, ह्रस्व ई, मूर्धन्य स, कोई स्वर नहीं, क के साथ अ स्वर, प के साथ अ स्वर, ट के साथ अ स्वर, निष्कपट। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप कि मूर्धन्य स आया कहां से, यहीं पर विकार है, ये इधर ह्रस्व ई है और इधर क है और ये बीच में मूर्धन्य स है। इसका मतलब क्या है कि वो मूर्धन्य स न होकर के क्या है, विसर्ग है, ठीक है ना। तो ये हमने दिखा दिया है। क्या करेंगे, नौ के साथ ह्रस्व ई को जोड़ेंगे तो ये इसको पूरा करेगा, इसको उच्चारण देगा नौ को, और उसके ऊपर विसर्ग लगा देंगे और फिर अ से पहले क को ले जाके जोड़ देंगे, ठीक है ना। आइए लिख के देखते हैं, नौ ह्रस्व ई नी, और उसके बाद विसर्ग लगा दिए नि, ठीक है, और अ से पहले क, फिर प के साथ अ स्वर है, प और ट के साथ अ स्वर ट, कपट, नि धन कपट। यहां एकदम क्लियर हो गया,
ये ह्रस्व ई है यहाँ और यहाँ क है। इसका मतलब कि ये जो है विसर्ग यहाँ पर मूर्धन्य स में बदल गया। ठीक है, स्पष्ट, क्लियर। आइए वैसे ही एक चौथा एग्जाम्पल हमने लिया है निष्फल। निष्फल, इसकी विवर्तनी को आप लिख ले। वर्तनी लिखने से तुरंत एकदम साफ दिखाई देने लगता है। ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप संधि करेंगे तो वर्तनी लिखेंगे। ये एक ट्रिक है 100% आश्वस्त होने के लिए कि हमसे गलती न हो। ठीक है ना, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। और इसको कितना टाइम लगता है? कुछ टाइम लगता है। थोड़ा सा कुछ लोगों का नाम वाम लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, घर वालों के, फ्रेंड्स के नाम लिख करके वर्तनी लिखने का आदत डाल लीजिए। ठीक है ना, और ऐसे अगर लिखते हैं तो तुरंत सामने स्पष्ट नियम एकदम झलकने लगता है। ये देखिए ह्रस्व ई और ये फ, नियम यही कहता है कि विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ऊ है और विसर्ग के बाद कवर्ग का दो वर्ण, पहला और दूसरा क ख, पवर्ग का दो वर्ण, पहला और दूसरा प फ, इनमें से कोई भी है तो विसर्ग जो है मूर्धन्य स में बदलता है। ठीक है, फिर रिवाइज कर ले उसको, पहले नियम को। अगर अ आ है तो दंत स में बदलता है विसर्ग। क्या? विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद तो वही रहता है, वही चारों में से कोई एक वर्ण है, क ख प और फ। और विसर्ग के पहले ई में है अगर, और विसर्ग के बाद क ख या प फ है, उनमें से कोई भी वर्ण, तो विसर्ग का मूर्धन्य स। ठीक है, क्लियर। तो न, ह्रस्व ई, मूर्धन्य स, कोई स्वर नहीं, फ और अ है ना, फ के साथ अस्वर, ल के साथ अस्वर। आइए अब एकदम यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि इधर ह्रस्व ई है और इधर क्या है? फ है। ठीक है ना, तो ये मूर्धन्य स नहीं है, ये क्या है? ये विसर्ग है, या यूं कहें कि विसर्ग ही मूर्धन्य स में बदला है। ठीक है ना, दोनों तरफ से देख लेंगे, सीधा भी और उल्टा भी क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर याद रखिए ह्रस्व ई और धन विसर्ग धन फ। अब क्या कीजिए, नौ के साथ ह्रस्व ई को लगाइए, उसके साथ विसर्ग को भी लगा दीजिए और फ को अ से पहले लगा दीजिए। तो क्या हो गया? ह्रस्व ई जब इसमें नौ में लगा तो नी, और विसर्ग जब लगा तो नि। ठीक है ना, और फ और अ फ, ल और अ ल, फल, निधन फल। क्लियर, निष्फल। देखिए यहां पर ये ह्रस्व ई और ये फ है ना, ये विसर्ग। इसका मतलब कि ह्रस्व ई और विसर्ग है, अरे फ है उधर और ह्रस्व ई पहले, बीच में विसर्ग है, तो ये विसर्ग जो है क्या हो जाएगा? ये स में बदल गया। ठीक है, क्लियर है ना, निष्फल। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, हम ये नीचे लिखी हुई लाइन को एकदम ध्यान से देखिए। हमने लिखा है कुछ अपवाद भी हैं, ये होता है लेकिन बदलता नहीं है। जैसे देखिए अंतःकरण, त में अ है, त में अ है, लेकिन और यहां पर ये क है, लेकिन विसर्ग जो है कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि अगर नियमतः देखें तो यहां पर दंत स हो जाना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ये अपवाद है, ये अपवाद है। अपवाद हर जगह मौजूद है, इसके लिए आप घबराएंगे नहीं। हाँ, कुछ इन शब्दों को आप ध्यान में रखेंगे, जैसे अंतःकरण, अधःपतन, यहां भी देखिए अ है और ये प है, पवर्ग का पहला वर्ण, और बीच में ये जो है क्या है? विसर्ग है, लेकिन ये अपवाद है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक वैसे ही ये प्रातः काल में देखिए यहाँ अ है और ये क है, लेकिन विसर्ग यहाँ दिया हुआ है ना, तो ये अपवाद है। पया पान में भी वही बात है। दुख में देखिए, दुख में ये क्या है? ये ह्रस्व उ है और उधर कवर्ग का दूसरा वर्ण ख है। ठीक है ना, तो नियमतः यहां मूर्धन्य स हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मूर्धन्य स न होकर के विसर्ग वैसे ही लगा है। लिखे हैं यहां पर अंतःकरण, अधःपतन, प्रातःकाल, पयापान, दुख आदि में विसर्ग अपरिवर्तित रहता है, अर्थात कोई परिवर्तन
नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने विसर्ग संधि के नियम 6 और 7 को देखा और समझा, है ना। कल अगली वीडियो में ये हमको लगता है कि विसर्ग संधि पर भी हम लोग पर्याप्त काम कर ले रहे हैं, खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो और ये कुल मिलाकर के 11 हो जा रहा है, 11 वीडियो हो जा रहा है। अगर अगली वीडियो, ये तो 10वीं है और वो 11, और इतना को अगर 2-4 बार अगर ध्यान से देख लें, रफ कॉपी और कलम लेकर के और प्रैक्टिस करें, तो हमें नहीं लगता है कि संधि में परीक्षा की दृष्टि से कहीं से भी कोई भी आपको जो है दिक्कत आएगी, और बहुत नए नए शब्दों का भंडार आपके पास बढ़ेगा, है ना। उनको तोड़ना जानिएगा, उनके अर्थ को समझना जानिएगा, बहुत कुछ जानिएगा, है ना। जब वर्ण व्यवस्था हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे उसमें और कुछ हम। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।